नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब भी नेपाल की विदेश नीति की चर्चा होती है, सबसे पहले दो नाम सामने आते हैं, भारत और चीन। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन, और इनके बीच स्थित है हिमालय का छोटा लेकिन बेहद रणनीतिक देश नेपाल। पिछले कई दशकों से नेपाल में हर नई सरकार एक ही वादा करती है कि भारत के साथ संबंधों में नई शुरुआत होगी, चीन के साथ विकास की नई संभावनाएं खुलेगी और नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति को आर्थिक ताकत में बदलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल भारत और चीन के बीच संतुलन बना लेना ही नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर नेपाल की सबसे बड़ी समस्या कहीं उसके अपने शासन तंत्र, प्रशासनिक क्षमता और संस्थागत कमजोरी में छिपी हुई है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम समझेंगे क्यों कई बड़े द्विपक्षीय समझौते वर्षों तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाते, क्यों बार बार नई घोषणाएं होती हैं लेकिन जमीन पर बदलाव सीमित दिखाई देता है, और क्यों कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति उतनी ही प्रभावी होती है जितनी मजबूत उसकी घरेलू संस्थाएं होती। तो आइए इस पूरे विषय को तथ्यों, उदाहरणों, संतुलित विश्लेषण के साथ विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक एक बात को, एक एक मुद्दे को, पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो आप लाइव रखें और लाइव ही आप सवाल जवाब कर सकें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, नेपाल की सबसे बड़ी गलती भारत चीन नहीं, खुद काठमांडू जो है वो सबसे बड़ी गलती है। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग नेपाल फॉरगेट्स काठमांडू, a state that struggle to govern effectively at home will also struggle to negotiate and deliver abroad। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली और बीजिंग के बीच अकेला काठमांडू या काठमांडू अकेला, यहीं से शुरुआत होगी आज के इस मुद्दे की। साथियों, आखिर यह बहस शुरू क्यों हुई? हाल ही में नेपाल के राजनीति में एक बार फिर यह चर्चा बहुत तेज हुई कि देश को भारत और चीन के साथ अपने संबंध किस दिशा में ले जाना चाहिए। नई सरकार बनने के बाद यह संदेश दिया गया कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसियों के साथ व्यवहारिक और विकास केंद्रित संबंध चाहता है। विदेश नीति में सहयोग, निवेश, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी घोषणाएं नेपाल में नई नहीं है। पिछले 3 दशक में लगभग हर सरकार ने अलग अलग शब्दों में एक ही लक्ष्य रखा है, और वो यही है कि भारत के साथ बेहतर आर्थिक सहयोग करेंगे, चीन के साथ संपर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेंगे, और नेपाल को क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा का केंद्र बनाने का सपना। फिर वही सवाल बनता है कि अगर लक्ष्य लगभग समान है तो अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले? और यहीं से एक महत्वपूर्ण तर्क सामने आता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि समस्या भारत या चीन के चुनाव में नहीं है। समस्या यह है कि नेपाल जिन योजनाओं की घोषणा करता है उन्हें समय पर लागू करने की प्रशासनिक और संस्थागत क्षमता अक्सर कमजोर पड़ जाती है। यानी चुनौती केवल विदेश नीति बनाने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की। और इसी संदर्भ में नेपाल की कई बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख भी किया जाता है। कुछ परियोजनाएं वर्षों पहले घोषित हुई थी, लेकिन उनकी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप जो है वो नहीं हो पा रही। कई मामलों में राजनीतिक परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया, नीतिगत निरंतरता की कमी और संस्थागत चुनौतियां आगे बढ़ने में बाधा बनी है। और यही कारण है कि आज बहस केवल इस बात को लेकर नहीं है कि नेपाल भारत के कितना करीब है या चीन के कितना करीब है। बहस अब इस बात को लेकर हो रही है कि क्या नेपाल के पास ऐसी संस्थाएं और शासन क्षमता है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। और यहीं से इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है कि क्या किसी देश की वास्तविक ताकत उसके विदेश नीति के भाषणों में होती है, या उन संस्थानों में जो उन नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सके, उन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सके। इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम हाल के कूटनीतिक घटनाक्रमों पर भी नजर डालेंगे। साथियों, भारत और चीन दोनों से सकारात्मक संदेश मिले, लेकिन उसके परिणाम नेपाल ने कितने निकाले? अब पूरा घटनाक्रम अगर देखें तो नई सरकार बनने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने पहले भारत का दौरा किया।
उसके कुछ दिन के बाद वो चीन पहुंचे। दोनों यात्राओं का उद्देश्य स्पष्ट था कि नेपाल यह संदेश देना चाहता है कि वो अपने दोनों पड़ोसियों के साथ स्थिर, व्यवहारिक और विकास केंद्रित संबंध चाहता है। भारत में हुई बैठकों के दौरान यह संकेत दिया गया कि नई सरकार पुराने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग के नए दौर की शुरुआत करना चाहती है। इसके तुरंत बाद शिशिर खनाल ने चीन की यात्रा पे गए और चीन की यात्रा पर जाने के बाद उन्होंने अपनी पारंपरिक वन चाइना पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सीमा पार संपर्क, व्यापार और हिमालय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। पहली नजर में ये सक्रिय कूटनीति दिखाई दे रही है, लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि केवल सकारात्मक बयान दे देना, भाषण दे देना पर्याप्त नहीं होता है। असल प्रश्न ये है कि इन बैठकों के बाद जमीन पर क्या बदला? क्या नई परियोजनाएं जो है वो शुरू हुई हैं? क्या पुराने समझौते आगे बढ़े हैं? क्या निवेश और अवसंरचना परियोजनाओं में वास्तविक प्रगति दिखाई दे रही है? और यही वो बिंदु है जहां आलोचना सामने आती है। साथियों, नेपाल ने वर्षों से अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की। भारत के साथ रेल संपर्क, जल विद्युत सहयोग की योजना है, तो चीन के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास की बातें हैं। इनमें से कई परियोजना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी और इसका कारण केवल किसी एक पड़ोसी की नीति नहीं माना जाता है, बल्कि विश्लेषकों का तर्क है कि घरेलू स्तर पर नीति की निरंतरता, प्रशासनिक क्षमता, निर्णय लेने की गति और नियामक प्रक्रियाओं भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण है कि विदेश नीति की सफलता केवल अंतरराष्ट्रीय बैठकों से तय नहीं होती है। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब समझौते समय पर लागू हों, निवेश जमीन पर दिखाई दें और नागरिकों को उसका समान लाभ मिले। और इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बहस जो है वो सामने आती है कि सीमा विवाद राष्ट्रीय मुद्दे पर नेपाल की आधिकारिक स्थिति कितनी स्पष्ट और कितनी स्थिर है, वो कहां है। तो साथियों, इस मुद्दे को भी विस्तार पूर्वक समझते हैं। आगे बढ़ते हुए सिर्फ वादे, परियोजनाएं अधूरे, सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझा, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, इतिहास, राजनीति और रणनीति से हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, सीमा विवाद, बदलते बयान और मजबूत राज्य की असली परीक्षा अब इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू बन चुका है। नेपाल और भारत के बीच कई वर्षों से कुछ सीमा संबंधी मुद्दे चर्चा का विषय रहे हैं। बात हम काला पानी की करें, लिपुलेख की करें या लिम्पियाधुरा की करें, इन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी आधिकारिक स्थिति और समय समय पर दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान की बात करते रहे। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में भी यह विषय एक बार फिर से चर्चा में आया था। नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह के शुरुआती बयानों ने व्यापक बहस को जन्म दिया। शुरुआत में तो ऐसा संकेत मिला कि सीमा विवाद के समाधान के लिए तीसरे पक्ष की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सरकार अपने स्तर पर आई और सरकारी स्तर पर अलग अलग तरह से स्पष्टीकरण सामने आने लगे। फिर यह कहा गया कि नेपाल अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से ही समाधान चाहता है। यानी कुछ ही समय के भीतर अलग अलग संदेश सामने आए और यहीं पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या किसी भी देश की विदेश नीति में सबसे आवश्यक चीज केवल मजबूत भाषणबाजी है या फिर स्पष्ट, स्थिर और संस्थागत नीति। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग अलग समय पर अलग अलग संदेश जाते हैं तो इसकी कूटनीतिक स्पष्टता जो है वो प्रभावित हो जाती है। और इसी बहस के दौरान एक और बयान चर्चा में आया कि भारत की यात्रा के दौरान ये कहा गया कि नई सरकार पुराने बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती। यह बात सुनने में बहुत सकारात्मक लगा, लेकिन कई विश्लेषक ने सवाल ये उठाया कि किसी भी देश के लिए पुराना बोझ वास्तव में होता क्या है। क्या सरकार बदलने से पुराने समझौते समाप्त हो जाते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय संधियां, सीमा विवाद या वर्षों से लंबित द्विपक्षीय मुद्दे नई सरकार के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं? उत्तर आप बताइए। सत्य, विदेश नीति किसी एक राजनीतिक दल की नहीं होती। विदेश नीति के बारे में जब भी बात होती है तो वो पूरे राष्ट्र की निरंतर नीति होती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संधियां, सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय दायित्व और राष्ट्रीय हित बने रहते हैं। इसलिए अनुभवी कूटनीतिज्ञ अक्सर हमेशा एक बात कहते हैं कि सरकारों का बदलना जारी रहेगा, लेकिन राज्य की जिम्मेदारियां जो हैं वो नहीं बदलेंगी। और यहीं से इस पूरे बहस का सबसे महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, वो है स्टेट कैपेबिलिटी, यानी कि राज्य की संस्थागत क्षमता। इसका अर्थ केवल बड़ी सेना या बड़ी अर्थव्यवस्था का होना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि क्या सरकार समय पर निर्णय ले सकती है, क्या संस्थाएं लगातार काम
करती हैं? क्या प्रशासन परियोजनाओं को पूरा कर सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की क्षमता मौजूद है? और कई विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की विदेश नीति की वास्तविक ताकत उसके भाषण में नहीं, बल्कि उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता और शासन क्षमता में दिखाई देती है। और शायद यही वह बिंदु है जहां आज नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती साथी। सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या केवल नेपाल को ही अपने संस्थाएं मजबूत करनी होगी या भारत और चीन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आइए इस महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ा। भारत और चीन दोनों का संदेश, भारत के साथ मजबूत मित्रता, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, खुली सीमा और जन जन के रिश्ते पे बात हो रही। चीन के साथ व्यापार और निवेश, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिविटी विस्तार, पर्यटन सहयोग और आपसी सम्मान की बात हो रही। स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समृद्ध नेपाल के बारे में बात हो रही। बदलते बयान, कमजोर कूटनीति जो है वो चल रहा है, सुस्पष्टता की कमी और इससे विश्वास के ऊपर असर। साथियों, अभी तक जो हमने चर्चा किया वो ऐसा लग सकता है कि सारी जिम्मेदारियां केवल नेपाल की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने सरल नहीं होते। नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों में से एक बनाती है। एक ओर भारत है तो दूसरी ओर चीन, और दोनों के देशों के बीच में स्थित है नेपाल। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल का सामरिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया। भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच जो खुली सीमा है, गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, लोगों का आवागमन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर चीन भी नेपाल के साथ संपर्क, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को महत्वपूर्ण मानता है। हिमालय की कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की बात करें, रेल संपर्क की बात करें, ये जो विषय है वो लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत का हिस्सा रहे। ऐसी स्थिति में नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अपने राष्ट्र हितों को कैसे आगे बढ़ाए। कई विदेश नीति विशेषज्ञ ये बात कहते हैं कि किसी छोटे देश के लिए संतुलित कूटनीति केवल घोषणाओं में सफल नहीं होती, उसके लिए मजबूत संस्थाएं, स्पष्ट नीतियां और दीर्घकालिक योजना आवश्यक होती। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार जो है वो सामने आता है कि किसी भी बड़ी शक्ति के लिए प्रभाव केवल आर्थिक या सैन्य क्षमता से नहीं, विश्वास भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई छोटा पड़ोसी यह महसूस करे कि उसके चिंताओं को गंभीरता से सुना जा रहा है, तो सहयोग की संभावना अधिक मजबूत होती। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यदि किसी परियोजना को वर्षों में पूरा ना किया जा सके, यदि नीतियां बार बार बदलती रहे या प्रशासनिक निर्णय लगातार टलते रहे, तो केवल विदेश नीति के घोषणाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए आज नेपाल के सामने सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी चुनौती है। अवसर इसलिए क्योंकि भारत और चीन दोनों उसके साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि इन अवसरों को वास्तविक विकास में बदलने के लिए घरेलू स्तर पर प्रभावी शासन, नीति की निरंतरता और संस्थागत क्षमता आवश्यक है। और यही कारण है कि कई विश्लेषक कहते हैं कि भूगोल किसी देश को अवसर तो देता है, लेकिन उस अवसर को राष्ट्र हित या राष्ट्र शक्ति में बदलने का काम उसकी संस्थाएं करती हैं। साथियों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस पूरी बहस से नेपाल को क्या सीख मिलती और भविष्य में उसकी विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। आइए इस बात को भी हम समझते हैं। साथियों, अभी तक हमने जो देखा कि क्या नेपाल को दिल्ली और बीजिंग से पहले काठमांडू को मजबूत करना होगा। मजबूत राज्य ही असली ताकत है। मजबूत राज्य रहेगा तो सक्षम सरकार, मजबूत संस्थान और समृद्ध राष्ट्र हो सकेगा। इस पर हमने बात किया। हमने बात किया कि नेपाल के उत्तर में चीन और दक्षिण में आपको उत्तर भारत देखने को मिलेगा, पूर्व में भारत और पश्चिम में भारत, यानी दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है वहां का जल, ऊर्जा और समृद्धि, और हिमालय की गोद में आत्मनिर्भर नेपाल है जहां प्रचुर जल संसाधन है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन है, आर्थिक समृद्धि है, क्षेत्रीय सहयोग है। बिजली का निर्यात भारत की ओर हो रही है, बिजली का निर्यात बांग्लादेश की ओर हो रहा है। पहले मजबूत बने काठमांडू सशक्त राजधानी होगा, समृद्ध नेपाल होगा और सुरक्षित भविष्य होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो आज इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष समझना है कि नेपाल आज एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां उसके पास अवसरों की कमी नहीं है। एक और भारत के साथ ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल भुगतान, पर्यटन और संपर्क के नए अवसर हैं, तो दूसरी ओर चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल ऐसी स्थिति में है जहां जिसका लाभ बहुत कम देशों को मिलता है, लेकिन केवल अनुकूल भूगोल किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनाता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंततः वही देश अधिक प्रभावी माना जाता है जो अपने निर्णयों को लागू कर सके, नीतियों में निरंतरता बनाए रख सके और संस्थाओं को मजबूत बनाए।
और यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक नेपाल की विदेश नीति पर जब चर्चा करते समय एक बात बार बार दोहराते हैं कि विदेश नीति की वास्तविक सफलता विदेशी यात्राओं या संयुक्त बयानों से नहीं नापी जाती। उसकी सफलता तब दिखाई देती है जब समझौते समय पर लागू हो जाएं, परियोजनाएं पूरी हो जाएं, निवेश जमीन पर उतर जाए और आम नागरिकों को उसका लाभ पहुंचे। इसी संदर्भ में नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के विचार आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं, जब उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता केवल भावनात्मक नारों से मजबूत नहीं होती, उसके लिए आवश्यक है मजबूत प्रशासन, स्पष्ट नीति, प्रभावी संस्थाएं और राष्ट्र हित के आधार पर आत्मविश्वास से बातचीत करने की क्षमता। आपके स्क्रीन पर जो ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, यह पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री नेपाल के बीपी कोइराला का विचार जो है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर मेरी बातों को सुनते सुनते देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज भी बहस केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं है कि नेपाल भारत के कितना निकट है या चीन के कितना निकट। असल प्रश्न यह है कि क्या नेपाल अपने घरेलू शासन तंत्र को इतना मजबूत बना पाएगा कि वह जिन समझौते पर हस्ताक्षर करे उन्हें समय पर लागू कर सके। क्या वह अपनी भौगोलिक स्थिति को आर्थिक शक्ति में बदल पाएगा। क्या वह अपनी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को राष्ट्रीय अवसर में परिवर्तित कर पाएगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आने वाले वर्षों में केवल नेपाल की विदेश नीति ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के रणनीतिक राजनीति की दिशा को भी तय कर सकते हैं। साथियों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है। क्या नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना है या सबसे बड़ी चुनौती अपने ही राज्य और संस्थानों को अधिक सक्षम बनाना है। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर भेजिए। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद ले। जय हिंद, जय भारत।